बच्चों, साझेदारी फर्मों के लेखांकन के बारे में अब तक हमने देखा कि साझेदारी के सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए किस प्रकार हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते के आधार पर हम साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता तैयार करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश लेते जाता है, साझेदारी फर्म के कैलकुलेशन में कुछ नए खाते जुड़ते जाते हैं। साझेदारों के प्रवेश या मृत्यु की दशा में हमने देखा कि उनको भुगतान की जाने वाली राशि की कैलकुलेशन हम किस किस तरह से करते हैं और पुनर्मूल्यांकन खाता हम किस तरह बनाते हैं। साझेदारी फर्म में प्रवेश के साथ साथ साझेदारों की निवृत्ति और मृत्यु के संबंध में हमने बहुत सारे लेखों को देखा कि किस तरह से हम उन लेखों का निर्माण करते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं और उस कंडीशन में हम किन किन खातों को बनाते हैं। अब तक हमने देखा कि साझेदारी फर्म में जब कोई साझेदार साझेदारी से रिटायर होता है, निवृत्त होता है या मृत्यु हो जाती है, तो किस तरह से खातों का लेखा किया जाता है और उस अवस्था में साझेदारी फर्म की क्या स्थिति रहती है। साझेदारी फर्म से जब एक साझेदार निवृत्त होता है या रिटायर होता है, इसके कई कारण होते हैं जिसको आपने देखा। उस अवस्था में एक साझेदार सिर्फ फर्म से पृथक होता है, वहां साझेदारी का अंत नहीं होता। बाकी जो साझेदार है वो अपने पुराने समझौते के अनुसार साझेदारी फर्म का संचालन करते रहते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा फर्म बंद हो जाए, पूरी साझेदारी संस्था बंद हो जाए, तो इसे हम कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन या साझेदारी का समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। सामान्य अर्थों में विघटन शब्द से अर्थ होता है टूट जाना, बिखर जाना, विघटित हो जाना या समाप्त हो जाना। अगर हम विघटन शब्द को साझेदारी से जोड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब साझेदारी फर्म टूट जाती है, विघटित हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो वहां पर साझेदारी फर्म का विघटन कहलाता है। साझेदारी के विघटन के संबंध में और जब हम बात करते हैं साझेदारी फर्म की समाप्ति की, तो फर्म के समापन और साझेदारी के समापन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि साझेदारी का विघटन जो होता है, वहाँ पर जो फर्म होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और जो फर्म के साझेदारों के मध्य जो संबंध होते हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जहाँ साझेदारी का विघटन होता है, वहाँ पर सिर्फ वो साझेदार जो साझेदारी फर्म से पृथक होता है या वो साझेदार जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, सिर्फ वो ही फर्म से पृथक होते हैं। यानी कि यहाँ पर निवृत्ति या मृत्यु की दशा में साझेदारी फर्म का समापन नहीं होता है, लेकिन विघटन की दशा में साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। अब यहाँ अगर हम अंतर को देखें तो हम विघटन और साझेदारी के समापन दोनों का जो अर्थ है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम संबंधों की बात करें तो साझेदारी के समापन में जो साझेदार जो निवृत्त होता है उसका संबंध फर्म से समाप्त हो जाता है। लेकिन साझेदारी के विघटन की कंडीशन, साझेदारी फर्म के विघटन की कंडीशन में सभी साझेदारों का आपस में जो संबंध होता है वो विघटित हो जाता है, सभी साझेदारों का संबंध समाप्त हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर साझेदारी समाप्त हो जाती है। दूसरा, इसके अंतर की हम बात करें व्यापार की समाप्ति की, तो साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में जब हम कहते हैं कि साझेदारी का विघटन हुआ है, तो वहां पर व्यापार की समाप्ति नहीं होती, व्यापार पहले की तरह चलता रहता है, केवल एक साझेदार फर्म से अलग हो जाता है। लेकिन फर्म की समाप्ति की हम बात करते हैं तो वहां पर व्यापार भी समाप्त हो जाता है। वैसे ही इसके तीसरे अंतर की हम बात करें तो देखते हैं कि कारण जो होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे विघटन का जो कारण होता है, आपने पिछले अध्याय, कारण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे साझेदारी का समापन का जो कारण होता है, यानी कि निवृत्ति और मृत्यु की दशा में साझेदारी का समापन होता है, हमने पिछले अध्याय में इसको काफी विस्तार से जाना है। लेकिन साझेदारी फर्म के समापन की बात करें या साझेदारी फर्म के विघटन की बात करें तो इसके कुछ अपने अलग कारण होते हैं, जिससे हम इसी अध्याय में आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अगले इसमें अंतर की हम बात करें
तो साझेदारी फर्म का समापन मृत्यु या अवकाश की दशा में होता है, लेकिन साझेदारी फर्म के विघटन के बहुत से कारण होते हैं जिनके बारे में हम आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो दोनों में पर्याप्त अंतर है। अब अगर हम देखें कि विघटन के कारण क्या है, तो इनके कारणों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर अधिक अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझेंगे। पहला कंडीशन हो सकता है, पहला कारण होता है कि जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाएं। हमने प्रारंभ में भी पढ़ा था कि साझेदारी एक समझौता है, सभी साझेदार आपस में मिलकर काम करने के लिए एक समझौता करते हैं और इस समझौते को लेखबद्ध किया जाता है, एक संलेख में लिखा जाता है जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। तो जिस प्रकार साझेदारी प्रारंभ करने के लिए संलेख का निर्माण किया गया, सभी साझेदारों ने आपसी सहमति से साझेदारी को प्रारंभ किया, बिल्कुल इसी तरह अगर सभी साझेदार चाहें तो वो आपसी सहमति से फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, विघटित या समाप्त कर सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन इसका हो सकता है कारण कि एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। हमने ये भी देखा था कि साझेदारी व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक साझेदार का होना जरूरी है। अब ऐसी कंडीशन में जब केवल एक साझेदार बचे और बाकी जितने भी साझेदार हैं वो दिवालिया हो जाएं, यानी कि उनका जो दायित्व है वो उनकी संपत्ति से अधिक हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो साझेदार दिवालिया हो गया है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि सिर्फ एक साझेदार बचा है तो वहाँ पर वो जो व्यवसाय करेगा वो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा इसका एक कारण हो सकता है कि जो साझेदारी फर्म का व्यवसाय है वो अवैधानिक घोषित हो जाए, यानी वो जो कार्य कर रहा है वो राज्य के देश के हित के विरुद्ध हो जाए, तो वहाँ का वो जो साझेदारी व्यवसाय होता है उसके अंतर्गत जो काम किया जा रहा है वो अवैधानिक घोषित हो जाता है। तो इस कंडीशन में साझेदारी को समाप्त करना पड़ता है। अगला इसका एक कारण हो सकता है कि अवधि पूरी हो गई हो। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में देखा कि कभी कभी साझेदारी एक निश्चित समय के लिए की जाती है। जो साझेदार होते हैं वो संलेख के अनुसार आपस में सहमत होते हैं कि ये जो साझेदारी है हमारी वो 3 साल, 5 साल, 7 साल, ऐसे इतने सालों के लिए रहेगी। तो जैसे ही वो अवधि समाप्त होती है, संलेख में जो भी अवधि लिखी हुई है, जैसे ही वो अवधि समाप्त होती है साझेदारी फर्म अपने आप विघटित हो जाती है। इसी तरह इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कार्य पूर्ण हो गया हो। कुछ साझेदारियां ऐसी होती है जो किसी विशेष कार्य को लेकर की जाती है, यानी कि ये मान लिया जाता है कि जब ये कार्य समाप्त हो जाएगा तो ये साझेदारी जो है वो अपने आप विघटित हो जाएगी, तो उस दशा में भी साझेदारी फर्म का विघटन मान लिया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक को छोड़कर अन्य साझेदार या तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हों, पागल हो गए हों, या हो सकता है कि साझेदारों की मृत्यु हो गई हो और केवल एक ही साझेदार शेष बचता है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि एक ही साझेदार शेष बचा है तो वो जो व्यवसाय करेगा वो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा, यानी यहाँ पर भी जो साझेदारी फर्म है वो स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा न्यायालय के पास अपनी कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनके आधार पर वो जब चाहे किन्हीं विशेष कारणों के आधार पर साझेदारी फर्म को वो आदेशित कर सकता है साझेदारी समाप्त करने के लिए। तो न्यायालय के आदेश से भी साझेदारी फर्म का समापन किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी दशाएं हैं जब साझेदारी फर्म समाप्त हो जाती है, विघटित हो जाती है। अब हम बात करें कि इनके रीतियों की, कि किस किस तरह से हम साझेदारी फर्म को समाप्त करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, कैसे हम फर्म के जो अकाउंट्स होंगे उनको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो रीति आती है वो होती है समझौते द्वारा। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि जब साझेदारी स्टार्ट हुई थी तो साझेदारों के मध्य समझौता हुआ था, संलेख में वो सारे समझौते लिखे गए थे। तो जब स्टार्ट हुई थी समझौते के अधीन तो समाप्त भी वो समझौते के अधीन हो सकती है, यानी सभी साझेदार आपस में सहमत होकर समझौता करें कि अब उनको साझेदारी व्यवसाय को और आगे नहीं बढ़ाना है, तो ऐसी दशा में वो स्वयं सहमति देकर समझौता करके साझेदारी फर्म समाप्त कर सकते हैं। ये एक रीति हुई। दूसरा हो सकता है अनिवार्य समापन। कुछ ऐसी दशाएं होती है जब कहीं सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती है और जो साझेदारी होती है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जब अनिवार्य समापन माना जाएगा?
इसमें सबसे पहली दशा ये होती है, जो हमने पहले भी देखा, अगर एक को छोड़कर शेष साझेदार दिवालिया हो जाए तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम अनिवार्य समापन कहते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि साझेदारी जब अवैध, हमने कारणों के अंतर्गत पढ़ा कि साझेदारी अवैध हो जाए, तो अवैध साझेदारी जो होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी कि अनिवार्य समापन के अंतर्गत आती है। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि जब साझेदारों की संख्या 20 से अधिक हो जाए, हमने भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पढ़ा कि सामान्य साझेदारी की दशा में साझेदारों की संख्या 20 और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि सामान्य साझेदारी की दशा में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो 20 से ज़्यादा हो जाए, या फिर अगर बैंकिंग सेक्टर का कोई व्यवसाय है तो वहाँ पर अगर साझेदारों की संख्या 10 से अधिक हो जाए तो वहाँ वो साझेदारी स्वतः समाप्त, यानी कि अनिवार्य रूप से समाप्त मान ली जाती है। तो ये कुछ ऐसी दशाएं थी जिनके अंतर्गत साझेदारी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। अगली दशा में हम कह सकते हैं कि कई बार साझेदारी आकस्मिक या संयोगवश समाप्त हो जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जब साझेदारी आकस्मिक रूप से या संयोगवश समाप्त हो जाती है? एक तो हमने पहले भी देखा कि अवधि समाप्त हो गई, यानी साझेदारों ने किसी निश्चित अवधि के लिए साझेदारी की थी और जैसे ही वो अवधि समाप्त होगी तो साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो साझेदारी का ये जो तरीका है ये आकस्मिक रूप से समापन के अंतर्गत आता है। दूसरा हम देखते हैं कार्य पूर्ण हो गया हो, यानी जिस कार्य के लिए साझेदारी की गई थी वो काम कंप्लीट हो गया है। तीसरा मृत्यु या दिवालिया होने की दशा में, यानी कि एक को छोड़कर बाकी साझेदारों की मृत्यु या दिवालिया हो जाए, तो ये जो कंडीशन बनती है ये भी आकस्मिक या संयोगवश साझेदारी की समाप्ति के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हम देखते हैं अगला चौथा जो इसकी जो रीति है वो है ऐच्छिक या सूचना देकर समापन। कोई साझेदार अपनी इच्छा से अगर वो चाहे, वो नहीं साथ में काम करना चाहता है तो स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से या किसी भी जो उसका पर्सनल कारण होगा तो वो सूचना देगा पहले साझेदारी फर्म को, यानी अन्य साझेदारों को वो सूचना देगा एक निश्चित समयावधि के अंतर, और फिर स्वतः ही वो सूचना देकर साझेदारी को समाप्त कर सकता है। तो ये ऐच्छिक साझेदारी का समापन, तो ये साझेदारी का ऐच्छिक समापन माना जाता है। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यायालय द्वारा भी, जैसे हमने पहले देखा कारण में, कि कुछ ऐसे कंडीशंस बनते हैं जब न्यायालय जो साझेदारी फर्म है उनको सूचित करता है कि अब आपकी साझेदारी फर्म जो है वो विघटित हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जब न्यायालय सूचना देकर किसी फर्म को, किसी साझेदारी फर्म को समाप्त कर सकता है? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि जब कोई साझेदार अन्य साझेदारों को छोड़कर केवल एक साझेदार बचता है और अन्य सभी साझेदार पागल या दिवालिया हो जाएं, या स्थायी रूप से अयोग्य घोषित हो जाएं, या दुराचारी हो जाएं। यानी हमने देखा कि फर्म का जो व्यवसाय है वो लीगल होता है, पंजीकृत होता है। बहुत सारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन बहुत सारे प्रारूप के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फर्म का जो व्यवसाय है वो अवैधानिक हो जाए, गलत हो जाए, या फर्म के जो साझेदार हो जाए वो दुराचारी हो जाए, तो यहाँ पर न्यायालय उनको स्पष्ट सूचना देकर साझेदारी फर्म का समापन करवा सकता है। वैसे ही एक कारण ये भी हो सकता है कि अनुबंध के विपरीत अगर वो कार्य करते हैं। जब साझेदारी संलेख का निर्माण होता है तो उसमें उन सारे नियम कानूनों का, उन विधियों का उल्लेख रहता है जिसके अधीन रहकर जो फर्म के साझेदार हैं वो काम करेंगे। तो साझेदारी फर्म का जो संलेख होता है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, ये हम पहले भी पढ़ा, यानी उसी के अकॉर्डिंग सारे साझेदारों को जो कार्य व्यवहार है वो करना पड़ता है। लेकिन अगर जो साझेदार है वो उस अनुबंध के विपरीत काम करते हैं, यानी संलेख में या समझौते में कुछ अलग लिखा गया है बिजनेस के बारे में, लेकिन काम वो कुछ अलग कर रहे हैं, तो न्यायालय को ज्ञान होने पर न्यायालय स्वतः ही सूचना देकर उस साझेदारी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। वैसे ही एक कंडीशन बनती है जब साझेदारी फर्म का हित हस्तांतरण हो जाता है, यानी जो फर्म है वो पूरी की पूरी कोई और कंपनी और कोई साझेदारी संस्था टेक ओवर कर लेती है, तो पुराना जो फर्म होता है वो डिसॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, और फिर नए अनुबंध के अंतर्गत, नए समझौते के अंतर्गत जो भी पार्टनरशिप फर्म उसको टेक ओवर करती है वो अपना अनुबंध या अपना संलेख फिर से बनाती है। लेकिन यहाँ पर जो पुरानी जो साझेदारी फर्म है उसको यहाँ पर समाप्त करना पड़ता है। तो ये काम भी न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।
एक दशा ये भी बनती है जब व्यवसाय में स्थायी हानि हो, यानी कि लगातार अगर व्यवसाय में हानि होती जाए तो फर्म के जो साझेदार हैं वो न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि आप फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए, विघटित करने का आदेश दे दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में फर्म जो है वो सूचना देकर जो साझेदारी फर्म है उनको डिसॉल्व कर सकती है, विघटित कर सकती है। इसी तरह एक कंडीशन ये बनती है कि अगर कहीं से भी कुछ न्यायालय को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं, चाहे अवैधानिक व्यवसाय की दशा में या कोई व्यवसाय देश हित में ना हो रहा हो, या जो फर्म है वो किसी ऐसे व्यवसाय को कर रही हो जिससे देश की जनता को हानि पहुंचती हो, तो किसी भी कंडीशन में किसी न्यायोचित आधार को ध्यान में रखते हुए फर्म किसी भी साझेदारी न्यायालय किसी भी साझेदारी फर्म को विघटित करने का आदेश दे सकती है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस थे जब न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जब फर्म का विघटन हो जाता है, जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पर अगर फर्म को हानि हुई है तो उस हानि की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब हानि हुई है फर्म को और साझेदार सारे लोग, पूरी फर्म डिसॉल्व हो गई, तो अगर लाभ होता है तो साझेदार बांट लेते हैं आपस में, वहाँ पे किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक ऐसी दशा है कि जब हिसाब किताब का निपटारा यहाँ पर करना है और जो साझेदारी फर्म में जो समझौता किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर निपटारा करना है साझेदारी व्यवसाय का, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन आएगी, क्या काम हम करेंगे। तो यहाँ हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अंतर्गत जो हिसाब किताब निपटारे का जो प्रावधान वहाँ पर किया गया है उसके अनुसार ही हम यहाँ पर निपटारा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटकर समझेंगे इसको, कि पहला तो ये कि हानियों का भुगतान कैसे करना है और दूसरा संपत्तियों का क्या करना है, कैसे संपत्तियों को यूज़ करना है। तो अगर हम बात करें हानियों के भुगतान की, तो सबसे पहले फर्म में अगर हानि होती है तो उसका भुगतान हम जो फर्म का लाभ होता है, जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लाभ हानि का विवरण बहुत विस्तार से दिया गया रहता है। तो अगर लाभ है वहाँ पर तो उस लाभ में से पहले हम हानि को एडजस्ट कर लेंगे। अगर फिर भी बच जाती है हानि की राशि तो सेकंड हमारा जो प्रोसेस होता है वहाँ पर जो पूंजी होती है, हम देखते हैं कि जो ओल्ड बैलेंस शीट यानी कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी रहती है उसमें साझेदारों की पूंजी दी रहती है, उस पूंजी में से राशि निकाल कर हम फर्म की हानि को जो हानि होती है उसको हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई राशि बच जाती है यहाँ पर समायोजित करने के लिए, तो तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि साझेदार क्योंकि फर्म में एक हित रखते हैं, यानी अनुपात हमने देखा कि प्रश्न जब आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ निश्चित अनुपात रहते हैं, जैसे हम देखते हैं ABC 5:3:2 के रेशियो में साझेदार हैं। तो ये जो रेशियो होता है ये इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात होता है। अगर फर्म को लाभ होता है तो वो इसी अनुपात में लाभ लेंगे, लेकिन अगर फर्म को कहीं हानि हो गई तो इसी अनुपात में उनको देना भी पड़ेगा। तो यहाँ थर्ड कंडीशन जो बनती है वो ये बनती है कि जो हानि हुई है उसको साझेदार व्यक्तिगत रूप से अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उस हानि को वो वहन करेंगे। तो ये तो बात थी हानि के बंटवारे की। दूसरा हम देखें कि संपत्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। फर्म की संपत्तियां भी कुछ बची है, फर्म का भवन होगा, मशीनरी होंगी, उसके कुछ व्हीकल्स होंगे, तो उन संपत्तियों का क्या करें। सीधा लॉजिक तो ये है कि जब फर्म विघटित होती है तो संपत्तियों को बेच दिया जाता है और जो उससे पैसा आता है उससे दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन कई बार संपत्ति को बेच देने से भी इतनी पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती कि दायित्वों का भुगतान किया जाए। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पर जो हानि या जो दायित्व हैं उनको हम कैसे कैसे उनका भुगतान करेंगे। अगर हम संपत्ति के प्रयोग की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हम संपत्तियों को बेच देते हैं और दो जगह से हम यहाँ पर पैसे प्राप्त करते हैं, संपत्तियों को बेचने से और साझेदारों ने जो पूंजी लाई है उससे जो हमको कुल मिलाकर जो राशि प्राप्त हुई है उससे हम सबसे पहले बाह्य दायित्वों का भुगतान करेंगे। जैसे हमारे लेनदार होते हैं, कुछ बिल्स पेबल होते हैं, बैंक लोन होते हैं, तो इन सब दायित्वों का भुगतान हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि साझेदारों द्वारा फर्म को कुछ ऋण दिया गया है क्या। अगर साझेदारों ने फर्म को कभी कुछ ऋण दिया है तो अगर बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के बाद पैसा बचता है तो इन साझेदारों को उनके ऋण की राशि वापस कर देंगे। तीसरा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि साझेदारों की पूंजी का कुछ डिफरेंस आधिक्य में आ रहा है, सरप्लस आ रहा है क्या। यानी जब हम
पूंजी खाता या चालू खाता बनाएंगे तो वहां पर जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम देखेंगे कि कौन सा बैलेंस आ रहा है। अगर किसी साझेदार के पूंजी खाते में आधिक्य आता है तो उसको भी हम इस बची हुई राशि में से पेमेंट कर देंगे थर्ड स्टेप में। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, अब हमने सारे दायित्वों का भुगतान कर दिया, अगर बाद में कुछ बच जाता है पैसा तो जितने भी साझेदार हैं फर्म के वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में, यानी पुराना अनुपात जो प्रश्न में दिया रहता है उस अनुपात में उस लाभ को यानी बची हुई जो राशि है उसको डिवाइड कर लेंगे और ये जो राशि है ये उनके पूंजी खाते में चले जाएगी। तो ये जो हमने निपटारा देखा वो हमने संपत्ति और दायित्वों का निपटारा देखा। लेकिन एक बात यहाँ पर और आती है कि जो साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण होते हैं, अगर फर्म में पैसा है तब तो हम उनको आसानी से दे देते हैं, लेकिन नहीं है तो कुछ कंडीशंस क्या क्या बन सकती है, कैसे हम उनका निपटारा कर सकते हैं। तो अगर साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण है तो उनका भुगतान हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहली बात, फर्म की शेष संपत्तियों का उपयोग करते हैं, यानी कि फर्म के जो ऋण है उनको हम चुका दिए, उसके बाद फर्म की अगर संपत्तियां बची हुई हैं तो उन संपत्तियों को हम अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो बदले में हम संपत्ति दे देते हैं। आगे आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे कि ए ने कुछ राशि ऋण के रूप में दी थी, बदले में उसको एक मशीनरी या फिर फर्म की कोई मोटर वाहन दे दिया गया। इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे उनसे हम समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने उसके ऋण का निपटारा किया है। दूसरी यहाँ एक बात ये आती है कि जो साझेदारों की निजी संपत्तियां हैं उनका हम किस तरह से निपटारा करते हैं। तो जो साझेदारों की निजी संपत्तियां होती है उनमें सबसे पहले उनके व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिए प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो फर्म के जो शेष ऋण होते हैं उनको चुकाने के लिए उन फर्म की संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ये दशा हमेशा बनी हुई रहती है कि अगर ये पैसा भी पर्याप्त नहीं हुआ तो जो साझेदार हैं वो लाभ हानि विभाजन अनुपात में जो उनका अनुपात है उस अनुपात में वो व्यक्तिगत रूप से राशि लाएंगे और इस तरह के ऋणों का भुगतान वो करेंगे। लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा जब फर्म के पास संपत्ति पर्याप्त ना हो या उतनी राशि ना हो जिससे अभी तक के दायित्वों का भुगतान किया जा चुका हो। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि फर्म की जो शेष संपत्तियां हैं या जो व्यक्तिगत ऋण है उसका भुगतान हम किस प्रकार से करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सारी कैलकुलेशन जब हम करेंगे या विघटन के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कौन कौन से खाते खोलेंगे। जैसे हमने देखा कि फर्म में जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है या निवृत्ति हो जाती है तो उस कंडीशन में उस साझेदार को देय राशि की गणना या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करने के लिए वहां हम पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, चालू खाता और लास्ट में बैंक खाता या कैश अकाउंट बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पर विघटन की कंडीशन में भी कुछ खाते बनाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से खातों का निर्माण हम यहाँ पर करते हैं। जब हम साझेदारी फर्म के विघटन के लिए आवश्यक खातों का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण खाता हम जो बनाते हैं वो होता है वसूली खाता। अब तक के साझेदारी लेखांकन में हमने जिन खातों का निर्माण किया उसमें हमने लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाते, चालू खाते, बैंक खाता, बैलेंस शीट, इस तरह से हमने खातों का निर्माण किया। लगभग यहाँ पर वो सभी खाते वैसे ही रहेंगे, उनका जो कॉन्सेप्ट है खातों को बनाने का वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यहाँ हम जो एक नया खाता बनाने वाले हैं वो होगा वसूली खाता। तो सबसे पहले वसूली खाते का हम निर्माण करेंगे, उसके बाद साझेदारों के पूंजी खातों का निर्माण करेंगे, साझेदारों के चालू खातों का निर्माण करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी साझेदार का कोई ऋण है तो साझेदारों के का ऋण खाता भी हम बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम बैंक या रोकड़ खाता यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि बाकी जो खाते का निर्माण हम यहाँ पर करेंगे उसमें कुछ भी नया नहीं होगा, हम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो हमने पिछले अध्याय में किया है। यहाँ हमारे लिए जो नया खाता है वो होगा वसूली खाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वसूली खाते का प्रारूप क्या होगा, यानी कि सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अवधारणा को समझ लेते हैं कि वसूली खाते में हम किस किस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो जब हम वसूली खाता यहाँ पर बनाएंगे तो क्योंकि जब फर्म विघटित हो जाती है तो हमारा काम यही रहता है कि हमको संपत्तियों को बेच देना है और जो बेची गई संपत्तियां हैं उनसे दायित्वों का भुगतान कर देना है।
तो इस कंडीशन में हम जो स्टेप फॉलो करते हैं उसमें वसूली खाते के अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है, यानी जो फर्म की जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें सभी संपत्तियों को जिसमें हम रोकड़ या बैंक या इस तरह की जो संपत्तियां होती हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी संपत्ति मूर्त संपत्तियां जो है वो हम सबसे पहले वसूली खाते के डेबिट साइड में उसकी एंट्री हम कर लेंगे। दूसरा हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा दायित्वों का, यानी हमारी बैलेंस शीट में जो दायित्व दिए गए हैं उसमें से सारे जो बाह्य दायित्व हैं उनको हम वसूली खाते के क्रेडिट साइड में हम उसकी पोस्टिंग कर लेंगे। सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में हम अपने क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में देखेंगे कि कौन कौन सी संपत्तियां बेच दी गई और उनसे कितनी राशि वसूल हुई। तो जो भी संपत्तियां बेची गई और उनसे जो राशि वसूल हुई उन राशियों को यहाँ हम वसूली खाते के क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक करके लिख लेंगे। हो सकता है कि कोई एक ऐसी संपत्ति हो जो बेची ना गई हो, किसी साझेदार ने उसको ले लिया गया हो। जैसे अभी हमने देखा कि अगर किसी साझेदार का कोई ऋण रहता है फर्म में, तो अगर उसको पेमेंट हम नहीं कर पाते तो फर्म की कोई संपत्ति उसे हम दे देते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि फर्म का कोई साझेदार किसी संपत्ति को ले लेता है, एडजस्टमेंट में अगर इसकी साफ सटीक जानकारी दी गई है तो हम बहुत ही आसानी से इसको वसूली खाते के क्रेडिट साइड में उस साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर करके लिख लेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि जो बाह्य दायित्व दिए गए हैं बैलेंस शीट में उनका भुगतान किस तरह से करना है। तो जैसा एडजस्टमेंट में भुगतान के बारे में दिया गया है वैसा हम उसको भुगतान करते जाएंगे और ये जो भुगतान की राशि होगी उसको हम वसूली खाते के डेबिट साइड में क्रमबद्ध लिखते जाएंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जैसे हमने देखा कि फर्म की संपत्ति को कोई साझेदार ले सकता है, वैसे ही यहाँ पर दायित्व को भी के भुगतान का जो उत्तरदायित्व है वो कोई साझेदार ले सकता है। तो अगर किसी साझेदार ने दायित्व का भुगतान किया है तो उसे भी हम उसी तरह से उस साझेदार के पूंजी खाते में डालकर लिखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो दायित्व के बारे में हम देखते हैं वो ये होती है कि हमको सभी प्रकार के बाह्य दायित्वों का भुगतान करना अनिवार्य होता है फर्म के समापन की दशा में। अगर किसी दायित्व के भुगतान के बारे में प्रश्न में समायोजन में किसी प्रकार की कोई जानकारी ना भी दी हो तो भी हमको बुक वैल्यू पे, यानी कि जो बैलेंस शीट में दी हुई है उस बुक वैल्यू पे हमको उस दायित्व का भुगतान करना ही है। किसी भी दायित्व को हमको बिना भुगतान के नहीं छोड़ना है। तो ये जो स्टेप होते हैं इन स्टेप्स के आधार पर हम वसूली खाते का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर फॉर्मेट बनाया जाए वसूली खाते का तो किस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने आएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य होती है वो है अमूर्त संपत्तियों के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि किसी अमूर्त संपत्ति के बारे में, से मान लीजिए ख्याति के बारे में, जो बैलेंस शीट दी गई होती है उसमें किसी प्रकार का कोई विवरण ख्याति का नहीं रहता है, लेकिन एडजस्टमेंट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उस अमूर्त संपत्ति जो कि बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन उसका जो वसूल हुई है उससे जो राशि उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हमको वसूल राशि की जो एंट्री है उसको वसूली खाते में बिल्कुल वैसे ही करनी है जिस तरह से हम अन्य संपत्तियों के विक्रय की दशा में करते हैं।